प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, सक्सेस चंद्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मॉडल सेट जो है इंटरनेट पर लोड है, उसी को मैं लेकर आया हूं। जो विज्ञान है, जो आगामी बोर्ड एग्जाम में इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बिहार बोर्ड ने आपको जो है सिलेबस जो है नया पैटर्न लागू कर दिया है, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव आपको 80 नंबर को कर दिया गया, यानी फुल मार्क्स 80 कर दिया गया, जिसमें 40 अंकों का बनाना है, सॉल्व करना है। लेकिन मैं जो है टोटल 80 क्वेश्चन को सॉल्व इसमें बताऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और आगामी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और आप जो है इसे आप ध्यान से पहले आंसर सोचने का कोशिश करेंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। 4 ऑप्शन है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो इसमें संबंध होता है f बराबर r/2। अगर त्रिज्या दिया जाता है, न्यूमेरिकल अगर पूछता है, त्रिज्या अगर 20 देता है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो 20/2 तो 10 हो जाएगा। और वक्रता त्रिज्या अगर 30 देता है तो फोकस दूरी 15 हो जाएगा। इसलिए रिलेशन इसमें f बराबर r/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। कहा जाता है कि आँख के हम कितने नज़दीक कोई वस्तु को लाए तो उसको हम देख ले। स्पष्ट दृष्टि यानी स्पष्ट देख सकते हैं, कितना दूरी पर लाएंगे, तो इसका सही जवाब होगा 25 सेंटीमीटर के नज़दीक तक लाएंगे कोई वस्तु को तो हम स्पष्ट उसको देख सकते हैं। उससे ज़्यादा नज़दीक लाने पर हम उसको देख नहीं सकते हैं। देखेंगे बट स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, क्लियर नहीं विजन हमारा होगा, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण उसको कहते हैं, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो यह होगा इसका सही जवाब लाल। लाल जो है बहुत कम झुकता है, क्योंकि श्वेत प्रकाश में आप जानते हैं कि 7 रंग है। कब जानते हैं, तो जब उसको प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से गुजारते हैं और किसी पट्टी पर हम प्राप्त करते हैं तो 7 रंग में वो विभक्त हो जाती है। सबसे कम झुकने वाला कलर है वह है लाल, और सबसे ज़्यादा झुकने वाला कलर है वो है वायलेट यानी बैगनी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी रेटिना आपकी आँख में है, उसी पर किसी वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसे हम रेटिना कहते हैं। तो रेटिना में जो है जो कोई प्रतिबिंब बनता है, आप कोई वस्तु देखते हैं तो कैसा बनता है, तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। नीला क्यों प्रतीत होता है, आप देखते हैं ना, ऊपर जो नीला आकाश का कलर नीला है, ब्लू है, तो इसका कारण क्या है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो है पानी का जो है परसेंटेज वह कितना है, 71% है। उसका रिफ्लेक्शन जब सनलाइट उस पर पड़ता है तो उसका रिफ्लेक्शन होकर के वो वायुमंडल में क्या है, वो नीला कलर जो है प्रदर्शित करता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, यानी कोई वस्तु है उसका आकार बड़ा दिखता है, कौन दर्पण में, तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण में। और हजामती के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं, हजामती यानी दाढ़ी बनाने में, क्योंकि उसमें जो है दाढ़ी का आकार को बढ़ा देता है। अगर मिस्टेक से अगर छूट जाता है दाढ़ी बनाने के क्रम में तो वो आईना में देख लिया जाता है। वो आईना जो रहता है यानी मिरर जो रहता है वह मिरर रहता है अवतल दर्पण, इसलिए वस्तु का बड़ा बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि को दोष को ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, धाराधार रसगुल्ला की तरह आंसर दीजिए। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है।
तो इसका सही जवाब होगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ कह रहा है दाएं हाथ के अंगूठे के नियमों को किसने प्रतिपादन किया, किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया। याद रखेंगे। यहाँ विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो इसका सही जवाब वोल्ट होता है। ओम तो प्रतिरोध का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का, और आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 12 की ओर। यहाँ क्या है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? 3 ऑप्शन है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना हम ले लेंगे, उसमें फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? 4 ऑप्शन, काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा काल्पनिक। अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट 1 किलो घंटा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 4 ऑप्शन है, 0.36 गुने 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल, और यहाँ 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब यही होगा। 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहले जानेंगे नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो ऐसा ऊर्जा जो एक बार यूज करने के बाद पुनः रेडी हो, तैयार हो, कभी खत्म ना हो, नष्ट ना हो, उसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ 4 है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का मतलब जो सूर्य से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। हमेशा जो है सौर ऊर्जा जारी रहेगा, कभी ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। जब सूर्य नष्ट होगा तब ही हमको क्या सौर ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहे जाते हैं? अगर यहाँ अभिसारी रहता तो उत्तल लेंसर होता, बट यहाँ अपसारी लेंस है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा अवतल लेंस। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या है? 17 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? 4 ऑप्शन है, लाल, नीला, हरा, उपरोक्त सभी। इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है? इसी रंग से हम सभी रंग को निर्माण करते हैं, लाल, नीला, हरा। अगर त्रिभुज बनाते हैं तो तीनों कोण पर अगर एक एक रंग के नाम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? लाल, हरा, नीला। यही 3 जो है कलर प्राथमिक वर्ण है, रंग है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, कॉर्निया, पुपुल, रेटिना, आइरिस। तो इसका सही जवाब होगा आइरिस। आइरिस इसका सही जवाब है। नेत्र का रंगीन भाग को आइरिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 1 HP बराबर है कितना? तो 1 HP बराबर है, वह है 746 वाट के, इतना इसका वैल्यू होता है। 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर हम 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है? विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इसका भी 4 ऑप्शन दे रखा है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, विशालक शीशा जो है, उत्तल लेंस को कहा गया। इसका सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो उसमें होता है जिससे हमको करंट लगता है वो क्या है? 4 ऑप्शन, परमाणु, आयन, प्रोटॉन। इसका सही जवाब इलेक्ट्रॉन होगा।
यानी जब किसी चालक तार, वैसा तार जिसमें करंट जाता हो उसको चालक तार बोलते हैं। उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है, करंट जाता रहता है। तो करंट जाने के क्रम में क्या गतिशील उस कण उसमें प्रवेश करता है स्पीडली कि हमको करंट मार देता है, वो इलेक्ट्रॉन रहता है। क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ेंगे। 22 हमारा क्या है, एम्पियर घंटा। क्वेश्चन हमारा है एम्पियर घंटा मात्रक किसका है। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक है वह है आवेश का। ऐसे आवेश का ऐसा ही मात्रक तो कूलम्ब होता है, लेकिन यहाँ एम्पियर घंटा दे दिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। 23 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो जूल पर सेकेंड होता है, यही जो है मात्रक वाट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक या एसआई मात्रक वह होता है एम्पियर। आप जानते हैं कि एसआई मात्रक यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति द्वारा जो मानक जो एक बनाया जाता है वो पूरे वर्ल्ड में लागू होता है और उसी के अनुसार मेजरमेंट कोई चीज़ का होता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो O2, NH3, CO2 और N2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 हमारा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है क्या। तो ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। क्वेश्चन 28 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ इसका 4 ऑप्शन देख रहे हैं, Cu, Hg, Ag, Au। सबसे अधिक क्रियाशील Cu है, इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन नंबर हम 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो यह इसका सही जवाब होगा CaOH। यहाँ 2 नहीं होता है, 2 एक्स्ट्रा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान है। लाल नीला कर देता है, लाल लिटमस नीला कर देता है, नीला लिटमस लाल कर देता है। तो यहाँ लाल लिटमस जो है नीला करता है, इसका मतलब है उसका 7 से ज़्यादा मान होगा। तो इसका आंसर ए भी बी भी, यानी ए एवं बी दोनों, यानी डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एल्केन रहता द सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन, एल्किन रहता तो डबल बॉन्ड, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। इसका सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। इसमें 3 दिया हुआ है, इसलिए कार्बन कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है किसमें, तो एल्काइन में। याद रखेंगे इसका सूत्र होता है CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। 32 है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका सही जवाब C6H12O6, यानी 6-12-6 याद रखेंगे। 6-12-6 याद रखेंगे और CHO याद रखेंगे तो आपका आंसर याद रहेगा। अगर चीनी के पूछ देता तो C12H22O11। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। तो इसका सही जवाब होगा साबुन। अगर पूछेगा साबुन किसे कहते हैं तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम साबुन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है
यहाँ -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड कहेंगे, इसका सही जवाब एल्डिहाइड होगा। एल्कोहल में OH रहता, H के बाद H से पहले OH रहता है तो एल्कोहल के ग्रुप में जाता है, और कीटोन का जो होता है वह CO ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर हम 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन है 35 कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है। इसका सही जवाब होगा घटती है, यानी ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहता है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। यहाँ लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बेरिलियम है, फ्लोरीन है। इसका सही जवाब जो है यहाँ ये हो जाएगा, धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है तो सजा दिया गया, इसका सही जवाब बी है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई? इसका सही जवाब उपधातु होगा, यानी सी आंसर हुआ। उपधातु सिलिका है, यानी उपधातु किसको कहेंगे? तो जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मेटलॉयड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 38 है। 38 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? यहाँ 4 ऑप्शन है, C दिया है, Cl दिया है, Na दिया है, P दिया है। इसका होगा सोडियम, Na मतलब सोडियम, याद रखेंगे 38 के सोडियम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 39 टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? 4 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार। इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध का निर्माण किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन कितना है? 40 क्वेश्चन हमारा क्या है? 40 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु का केरोसिन में डुबोकर रखते हैं किस धातु को? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, टंगस्टन। इसका सही जवाब होगा सोडियम। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 हमारा क्या कहता है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी, यानी सर्फ एक्सल भी बनता है, शैम्पू भी, इजी सर्फ सभी जो है उपरोक्त, इसका सही जवाब होगा। अपमार्जक से सब चीज बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो 4 ऑप्शन, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, यूरेनियम का, प्लूटोनियम, यानी सही जवाब इसका सिलिकॉन हो जाएगा। सौर सेल यानी सोलर सिस्टम जो लगा हुआ है रहता है, जिसको सोलर गांव में कहता है, उसके अंदर जो रहता है मटेरियल वो रहता है सिलिकॉन का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है कि यहाँ कह रहा है 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? यानी उससे खाना नहीं बन सकता है। LPG गैस सिलेंडर से बनता है, कोयला से बनता है, बायोगैस से बनता है, CNG जो गैस है वह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, इससे खाना नहीं बनता है। गाड़ी उड़ी चलती है, यह प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं होता है, याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। 44 में एक समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण, जिसमें देख रहे हैं आपकी अभिक्रिया कराया गया है, यानी C2Cu + O2 अभिक्रिया के पश्चात क्या बना है? 2CuO, यानी कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया किए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के यहाँ संयोग हो गया है, तो इसका सही जवाब ऑक्सीकरण हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 45 की ओर। 45 हमारा क्या है? यह कहता है कि कौन सा जो है समीकरण जो है संतुलित नहीं है। इसका मतलब तीन समीकरण संतुलित होंगे, एक समीकरण संतुलित नहीं होंगे। संतुलित समीकरण को पहचान यही होता है कि LHS में उसको जो है तत्व गिन लेंगे, तब RHS में गिनेंगे, दोनों तरफ बैलेंस करेगा तो संतुलित होगा। अगर तत्वों की संख्या में कमी बेसी होता है तो वह संतुलित नहीं होगा। जैसे पहला ए में देखिए H2 + Cl2, यानी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, तो इधर 2 से गुना कर दिए तो 2 हाइड्रोजन और 2 HCl हो गया, तो पूरा गया। यहाँ देखते हैं 2 हाइड्रोजन है, 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गया, O2 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया, ये भी सही है, ये बैलेंस है। यहाँ 2KClO3 यानी कै गो इधर है कैल्शियम, यहाँ जो है 2 के इधर है, 2 के इधर है, 2 के इधर हो गया। इस तरह से यहाँ ये सही है, या इसका सही जवाब जो होगा यही असंतुलित है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 क्या है? उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ दिया। वाह वाह, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? यहाँ होता है 7 के बराबर। इसका सही जवाब होगा 7। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यहाँ निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ देख रहे हैं, दुर्बल अम्ल की पहचान करना है, तो इसका सही जवाब CH3COOH होगा, यानी ये दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है। ऐसे एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का जो प्राप्त किया जाता है या धातु है, किससे किया जाता है? तो बॉक्साइट से, लेकिन क्रायोलाइट भी इसका एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। पोटेशियम के शॉर्टकट में K से दर्शाते हैं। और सोडियम कहता तो 11 हो जाता, लिथियम कहता तो 3 हो जाता। इस सब को हम चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को, लिथियम को, पोटेशियम को। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका सही जवाब मेथेनोइक अम्ल होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र। तो OH जिसमें लगल रहता है तो वो अल्कोहल होता है। तो चारों में OH अंत में लगल है, देख रहे हैं यहाँ कात में। तो यहाँ इथाइल है, मेथ एथ, यानी 2 कार्बन जिसमें होगा, और हाइड्रोजन की संख्या 2 से 2 गुना करके और 1 अधिक होगा। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर हम 52 की ओर बढ़ते हैं। एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो एल्काइन इसमें जो हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, क्योंकि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। अगर n के मान इसमें आप 2 डालते हैं तो यहाँ 2 C2H 2 दूना 4 में से 2 घटेगा तो H2 हो जाएगा। ये एल्काइन का सूत्र है, इसमें n के मान डालते हैं तो हमारा कार्बनिक यौगिक निकल जाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ हम 53 की बात कर लेते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है। ये तो ग्लूकोज का है और यहाँ चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। क्वेश्चन नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है। 54 क्वेश्चन कहता है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होता है? तो इसका होता है 3। एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है। जब कार्बन में जब संरचना उसको करेंगे तो उसका जो है आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। क्वेश्चन नंबर 55, शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? तो इसमें है अंकुरित बीज, याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ कहता है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो 4 ऑप्शन, पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन। उत्सर्जन। वृक्क इट मीन्स किडनी। ह्यूमन जो किडनी होता है वह जो है वह क्या करता है? तो वह उत्सर्जन का काम करता है। शरीर का पानी जो है बाहर निकालने का काम करता है, वही उसका काम है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या है? तो जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को जो बाहर निकालता है उसको हम उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन अंग में किडनी आ जाएगा, उसके बाद मल द्वार आ जाएगा। यहाँ 57 की बात कर लेते हैं। पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधे में बात की है जाइलम, तो जाइलम जड़ से जल लेके पत्ते तक पहुंचाती है, तो जल अथवा पानी, इसका सही जवाब हो जाएगा ये आंसर पानी। पानी को परिवहन करता है, जड़ से जल लेकर के जाइलम जो है उत्तक वो टिश्यू ऊपर पहुंचा देता है, तो भोजन बनता है। भोजन जब बन जाता है तो पौधे के विभिन्न भाग में बांटने का क्रिया करता है कौन? वह करता है फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2, CON2, O2। तो शोषण किसके लिए? तो इसमें क्लियरेंस नहीं किया है कि मनुष्य का शोषण कि पेड़ पौधे का शोषण, क्योंकि वो भी सजीव है। अगर मनुष्य पर ले लेते हैं तो इसका सही जवाब होगा CO2। अगर पौधे पर ले लेते हैं तो इसका जवाब होगा O2, क्योंकि शोषण के दौरान जो है गैस निकलती है और पौधे जो है गैस छोड़ती है दिन में O2, और जो है यहाँ मनुष्य जो है शोषण के दौरान जो है वह गैस CO2 छोड़ता है, यानी पादप के विपरीत होता है मनुष्य द्वारा, यानी CO2 छोड़ता है। इसका सही जवाब ए रखेंगे।
मनुष्य के अगर क्वेश्चन देख लेंगे, क्लियर क्वेश्चन का आंसर यहाँ ये नहीं कह रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं किया है, आंसर तो मैं क्लियर कर दिया। यहाँ है फलों के पकाने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, यानी किससे, कौन ऐसा चीज़ है उसे फल पकाया जाता है। इसका सही जवाब होगा सी, इथिलीन। इथिलीन से ही फल को पकाया जाता है, कच्चे फल को पका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको है 60, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है वो कौन है, डेंड्राइट। इसका सही जवाब होगा डेंड्राइट। अगला हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल हार्मोन है। यहाँ है एड्रीनलिन, एस्ट्रोजेन, पाराथायरोमोन, कैल्सिटोनिन। इसका सही जवाब होगा एड्रीनलिन। क्वेश्चन नंबर जो है 62 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया होगा, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब ऐच्छिक क्रिया है। इसका सही जवाब होगा चबाना। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं चबा सकते, जब चाहेंगे तब मुंह आप चलाएंगे। चबाना मतलब किसी चीज़ को खाना। बाकी 3 ऑप्शन जो है वो है अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो मनुष्य द्वारा बिना सोचे समझे हुए वह जारी रहता है। जैसे दिल की धड़कन, आप कभी सोचे हैं कि थोड़ा दिल की धड़कन थोड़ा देर रोक देते हैं, थोड़ा देर के बाद जो है ना होगा तो दिल की धड़कन चलाएंगे तो पता है कहाँ जाएंगे। इसलिए उल्टी भी आप नहीं रोक सकते हो। अनैच्छिक क्रिया अंदर से होता है, ऑटोमेटिक जो है वोमिटिंग हो जाता है आदमी। कोई नहीं चाहता है कि हम उल्टी करें। और अत्यधिक लार निकलना भी एक तरह से क्या है, अनैच्छिक क्रिया। लेकिन चबाना ऐच्छिक है, मन होगा तो चबाएंगे न तो सीधे घोंट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 63, मानव में गर्भ की अवधि कितनी, 9 महीना, 9 तिया 27, 9 महीना, 1 महीना में 30 दिन, तो 9 महीना में 9 तिया 27 यानी 270 दिन। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है तो 270 दिन। यहाँ जो है गंगा की बात हुआ है, गंगा नदी की बात हुई है। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, तो यहाँ 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा 1985 में। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या कह रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किसमें होता है। 4 ऑप्शन, इसका सही जवाब ईस्ट होगा। आगे ऑप्शन पूरा पढ़ लेंगे आप, जवाब इसका जानते चलिए। एग्ज़ाम का सब टाइम बहुत नज़दीक है, इसलिए स्पीड रिवीजन हो रही है। चलिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित, यानी कौन सा ऐसा बीमारी है जो श्वसन क्रिया को प्रभावित करता है। तो डायरिया तो पेट को प्रभावित करता है, टीबी जो है श्वसन क्रिया को नष्ट करता है, निमोनिया भी है। तो इसका सही जवाब डी होगा। यानी टीबी और निमोनिया दोनों ऐसा जो बीमारी है जो श्वसन संबंधित से रिलेटेड है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते। सही जवाब है सेलुलोज। इसका सही जवाब क्या होगा, सेलुलोज। सेल्यूलोज जो है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव उसको पाचन नहीं कर सकता, यानी नहीं पचा सकता है। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या होगा, तो इस 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब हाइपरटेंशन होगा। ज़्यादा हाइपरटेंशन होगा तो ब्रेन हेमरेज होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। पादप मतलब पौधा, अपरजीवी मतलब जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, दूसरे से जीवित रहता है, वो क्या है, कसकूटा। इसका सही जवाब होगा कसकूटा। आगे की ओर बढ़ेंगे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा। इसका सही जवाब होगा आलिंदों द्वारा। इसका सही जवाब होगा आलिंदों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, यानी हाइड्रा में अलैंगिक जनन कैसे होता है, तब मुकुलन द्वारा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, जनन संचारित रोग क्या है। जनन संचारित रोग का मतलब हुआ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली रोग, इसमें कौन है, तो तीनों है, सिफिलिस भी है, एड्स भी है, गोनोरिया भी, यानी इनमें से सभी, इनमें सभी, यानी सभी जो है जनन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछेगा जनन संचारित रोग, किन्हीं 2 जनन संचारित रोग का नाम लिखे, तो ये तीनों में से कोई 2 लिख देंगे, आपका जवाब सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं। यहाँ कहता है पुष्प का सबसे बाहरी भाग, पुष्प के सबसे बाहरी भाग को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब बाह्य दल पुंज होगा। बाह्य दल पुंज होगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग को हम बाह्य दल पुंज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। 74 में क्या कहता है कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? आप जानते हैं ब्लड समूह 4 होते हैं, ए, बी, ओ, ए, बी। यानी सबसे जो सर्वदाता ओ होता है, जो सबसे ग्रहण करता है वह है ए बी ग्रुप। तो यहाँ किस में एंटीबॉडी होता है? तो यानी बी में, बी जो है एंटीबॉडी होता है। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 कहता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो कौन ऐसा चीज़ है जो नियंत्रित नहीं करता है और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है? तो वह है इंसुलिन। इंसुलिन कंट्रोल नहीं करता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे हम कहते हैं मधुमेह रोग हो गया है, डायबिटीज हो गया है। समझ गए? यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 76 की बात कर लेते हैं। 76 क्या है? तो पादप वृद्धि हार्मोन, यानी पादप मतलब पौधा, वृद्धि मतलब बढ़ना, हार्मोन यानी पौधे में भी हार्मोन होता है और वृद्धि करने के लिए भी उसका हार्मोन होता है, जिससे पौधे खूब बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा जिबरेलिन। पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो है जिबरेलिन। हार्मोन स्रावित होता है। 77 क्वेश्चन नंबर हमारा है हार्मोन स्रावित होता है वह इसका सही जवाब अंतःस्रावित ग्रंथि से, अंतःस्रावित ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 70 मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा 3 जोड़े, 3 जोड़े यानी 6। क्वेश्चन नंबर जो है 79 जो है वह कह रहा है कि एंड्रोजन है, क्या है? तो यह एक मेल हार्मोन है। मेल हार्मोन बोले तो पुरुष हार्मोन है, यानी नर में पाया जाता है यह हार्मोन। यह हार्मोन जो है पुरुष में पाया जाता है, मर्द में पाया जाता है। मेल मतलब नर होता है, पुरुष होता है। क्वेश्चन नंबर मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? 4 ऑप्शन मेंडल, डार्विन, लामार्क, खुराना। सही जवाब है मेंडल। मेंडल ने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना। मट से मटर, म से मेंडल। इन्होंने बताया कि जो है जिस तरह से मटर के पौधे में गुण पाया जाता है उसी तरह मनुष्य के गुण को निर्धारित किए कि वंशानुक्रम होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है यह गुण जो है प्रवाहित होता रहता है, यानी एक गुण दूसरे गुण में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता रहता है। अगर किसी के माता पिता बहरे हैं तो उनके बच्चे भी बहरे होंगे, अगर उनके माता पिता बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे, तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। इस तरह से लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 80 क्वेश्चन जो है इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है समाप्त होता है। साइंस का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द ही मैथमेटिक्स का भी ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो प्रिय छात्रों, अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।